बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित की जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की है उसका नमूना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों सभी सब्जेक्ट के जो नमूना प्रश्न पत्र हैं जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लास्ट तक देखें, बहुत ही अच्छी तरह से इसके प्रत्येक प्रश्न को हम हल करके बताएंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। ये जो 3 घंटे का पेपर होगा और 80 इसका अंक होगा और सभी प्रश्न के क्या उत्तर लिखना ज़रूरी है। और जहाँ पे आपको कार्य जो आपको पुस्तक दी जाएगी आंसर बुक, उसमें आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं अच्छी तरह से। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, सारे एक नंबर के पहले वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संख्या योज्य तत्समक है? योज्य तत्समक, योज्य तत्समक का अर्थ यह होता है कि कोई भी संख्या है तो उसके अंदर जैसे 5 है, जैसे कोई संख्या 5 है तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसका उत्तर 5 ही आए। योज्य तत्समक का अर्थ यह होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिसको जोड़ने पर 5 का 5 ही उत्तर रहे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? 5 में 0 जोड़ेंगे तो इसका क्या उत्तर रहेगा? 5 ही रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका योज्य तत्समक है वो क्या है? 0 है। योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है परिमेय संख्याओं का। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, कि इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। x-2 = 4 में x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो इसमें देखिए जैसे x-2 = 4 है, इसको हल करना है। तो इसमें ये देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें ये -2 है, ये इस तरफ से जैसे ही इस तरफ आएगा तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 हो जाएंगे। x = 4 ये यहाँ पर है और ये 2 इस तरफ से आएगा तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे। x का मान हो जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 6। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? 4 भुजाएं और उससे घिरी बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, अपने इसका जो इकाई अंक है वो देख के पता लगा सकते हैं कि पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उसके इकाई अंक में 1 होगा, उसके बाद में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 नहीं 9 होगा और 0 होगा, ये होगा। तो इसमें देखिए इसमें एक इकाई अंक, इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि इसमें 2 आया है और इकाई पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसमें इकाई का अंक 2 नहीं होता है, तो इसमें नहीं पूछा है तो ये नहीं हो जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे पता लगा सकते हो, नहीं तो आप इसका वर्गमूल निकाल के भी पता कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10%। तो 500 का 10% निकालने के लिए 500 को 10 से गुणा करेंगे और 100 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो देखो 1 0 2 0 है तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। 500 का 10% 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2 की घात 3 का मान क्या होगा? 2 की घात 3, इसका अर्थ है कि 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार 2 को स्वयं से गुणा किया है। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी 2 की घात 3 का अर्थ होता है 8। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में 28 गुणा x की घात 4 भाग 56x, यानी 28 x की घात 4 है, इसमें 56x का भाग देना है, 56x का भाग देना है। तो हम इसको 28 को ऐसे लिख सकते हैं, 28 गुणा x की घात 4 है, इसका मतलब x गुणा x गुणा x गुणा x। x की घात का 4 का अर्थ होता है ये 4 बार x आया है, 4 बार x आया है।
अब 4 बार x आ गया। अब 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 28। 56 को 2 गुणा 28 लिख सकते हैं, 2 गुणा 28, और एक बार x है तो 1 गुणा x, ये x लिखते हैं एक बार। 56 को 2 गुणा 28, 28 को 2 से गुणा करें 56 आएगा, और x को x का। अब देख हम इसको काट देते हैं, जैसे 28 से 28 कट जाएगा, और फिर x से x कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा। अब कितने बच गए, 3x बच गए, x x x, तो ये 3 बार x है तो इसका मतलब x की घात 3 हो गया, और बटे में 2, यानी ये इसका उत्तर आ जाएगा x स्क्वायर बटे 2। x स्क्वायर बटे 2 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये 7वें का उत्तर ये इस प्रकार से आपको हल करना है। 28 x की घात 4 बटा में 56x, फिर 28 को 28 और x घात 4, इसका मतलब 4 बार x गुणा x 4 बार लिखेंगे, और फिर 56 को 2 गुणा 28 लिखेंगे, और फिर x लिखेंगे, फिर x से x नहीं, 28 से 28 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और फिर ऊपर 3 बार x बचा, x गुणा x यानी x की घात 3, और बट्टे में ये 2 बचा है तो बट्टे में 2 लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें 8वां देखिए, 3 की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। यह 7वें का उत्तर है। और 8वां का देखिए, 3 की घात -2, 3 की घात -2, तो इसमें घात ही माइनस है तो इसको प्लस का बनाएंगे। तो प्लस का बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, बट्टा में लेके जाएंगे। 3 की घात -2 इसको बट्टा में जाएगा तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे ये बट्टा में यानी भाग के रूप में जाएगा तो ये क्या होगा, ये प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 1/3 की घात 2, और 3 की घात 2 का अर्थ होता है 3 गुणा 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे, जैसे 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/9। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी जो ये अनुपात में दे रखा है इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए 3 है, इसको ऊपर लिखेंगे और बट्टे के अंदर 4 लिखेंगे, और फिर इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसमें 100 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 25, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 75 आएगा। तो ये 75% इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 75% इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिशत निकालना है 9वें का। 10वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 512 का घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम 512 ऐसे लिखेंगे, और फिर इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या तो इसका अर्थ है इसमें 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, 5 में 2 का भाग दिया 2 बार, एक शेषफल, फिर ऊपर से 1 उतरेगा 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, और फिर एक शेषफल, और फिर 1 और 2 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, यानी 256 आएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 128, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे 64। अब इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32। इसमें फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 16 यानी 16। फिर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 8। फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो ये हमें 2 प्राप्त होगा। 2 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये 1 प्राप्त होगा। हो गए। अब हम इसको क्या सिस्टमेटिक रूप से कितने 2 है इनको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बार है तो हम इसको है ना ऐसे लिख लेंगे, इसको 9 बार 2 को इसमें, और इसमें घनमूल निकाला तो यहाँ छोटा सा 3 लगाते हैं। यहाँ जो ये कर्ण चिन्ह बना है इसके अंदर यहाँ जो है ना यहाँ छोटा सा 3, वर्गमूल निकालते हैं तब ये नहीं लगाते 3, लेकिन घनमूल है तो यहाँ 3 लगाते हैं। फिर ये 9 बार 2 है तो इनको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बार 2 2 लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे। तो अब इसमें जो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा, तो ये 3 का जोड़ा तो इसका मतलब 1 बार ये 2 बार आ जाएगा। फिर ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये 1 2 बार आ जाएगा। फिर ये 3 का जोड़ा बन रहा है आगे तो ये 2 बार आ जाएगा। यानी घनमूल के लिए 3 3 का जोड़ा और वर्गमूल के लिए 2 2 का बनाना है, तो 3 3 का जोड़ा बनाए। अब इसको इनको गुणा कर लेंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी 512 का घनमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। घनमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहले ऐसे करना है, फिर इस प्रकार से लिख के, और फिर ये बार इनका जोड़े के रूप में इस प्रकार से निकालना है, और फिर इसका उत्तर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पासे को उछालने पर अंक 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। अंक 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जैसे हम
पासे को उछालेंगे तो इसमें संख्या प्राप्त होती है 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या प्राप्त होगी। तो टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल संख्या प्रायिकता निकालने के लिए मान 6 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये 6 अंक पहले तो ये देखो अंक 6 कितनी बार आया, तो 6 अंक एक बार आया तो इसको 1 को ऊपर लिखेंगे और बट्टे में ये टोटल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे में 6 लिखेंगे। यानी इसकी 6 अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये आकृतियां दी गई है, इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ही सरल है। इसमें तो देखिए हमें ये पता है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे पहले ये x लिखा, फिर ये 30 डिग्री, फिर 70 डिग्री, ये तीनों हो गए। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग आता है 180 डिग्री। अब x का x लिखेंगे और 70 और 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 लिखेंगे, 80 लिखेंगे। अब ये 100 इस तरफ है, प्लस का तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 180 और ये प्लस का तो इस तरफ आएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। वे 180 में से 100 घटेंगे तो x का मान आ जाएगा 80 डिग्री, x का मान आ जाएगा 80 डिग्री। ये x का मान इस पहले वाले का आ गया। अब दूसरे वाला है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम चारों कोणों को जोड़ देंगे, एक x, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, उसके बाद में ये 90 डिग्री, 3 बार 90 90 बराबर 360 डिग्री होता है। अब x प्लस इन 90 90 और 90 जोड़ेंगे तो ये 270 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। अब ये 270 है, इस प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 360 माइनस 270, 360 में से 270 घटाएंगे तो ये हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 360 में 270 घटाएंगे तो x का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें x का मान 80 डिग्री और इसमें x का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए जैसे पहला इसमें 13 का पहला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 13 का पहला हल करें। इसमें तो हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो संख्या है उसको उसी से गुणा करते हैं। तो पहला है जैसे 32 है, 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमें 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 32 को 32 से गुणा करना है, 32 को 32 से गुणा करना है। तो 32 को 32 से गुणा कर दीजिए। 32 को 32 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, ये 1024 हो जाएगा। यानी पहले का वर्ग कितना हो जाएगा? 1024। और इसी प्रकार इसका सेकंड है, दूसरा है, दूसरे में हमें ज्ञात करना है 100 का वर्ग, 100 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 100 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 100 को 100 से गुणा करेंगे। 100 को 100 से गुणा करना बहुत आसान है। इसमें हम 1 को 1 से गुणा करेंगे। पहले देखो 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर उसके आगे 0 कितना है? ये 0 इसके आगे लगा देंगे। 1 2 3 4 0, तो ये 4 0 इसके आगे लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट में गुणा हो जाता है। 100 को 100 से गुणा करना, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 2 3 4 0 है तो 4 0 आगे लगा देंगे। तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 10,000। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इनको गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका क्या करना पड़ेगा? हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर 3 3 का जो जितने जोड़े कम बन रहे उतने ही उसी अंक से हम गुणा कर देंगे। तो इसके लिए हम देखिए, आपको ऐसे बता सकते हैं कि जैसे 81 का निकालना है तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला 81, तो 81 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 81 है, 81 में 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, ये पता लगाना है। तो इसमें देखिए 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 में 3 का भाग जाता है, इसका अर्थ यह है कि इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो हम 3 का भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? 27 बार। 27 में 3 का भाग देंगे तो ये 9 बार। और 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा।
अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें 3 3 का घन के लिए घन, तो घन के लिए 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो ये 1 3 का जोड़ा तो बन रहा है, 1 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन दूसरा केवल एक ही है, एक ही है। तो इसके लिए 2 3 और की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये प्राप्त हो रहा है। तो इसमें ये एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये दूसरा इसका क्या है, ये तो अकेला है। तो इसके लिए हमें पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इसके लिए कम से कम ये 3 गुणा 3 3 की और आवश्यकता पड़ेगी। अगर 3 2 बार और आ जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वह छोटे छोटे संख्या क्या हो जाएगी भाई, 3 गुणा 3 की आवश्यकता है हमें। तो 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। तो वह सबसे छोटी संख्या 9 है, वह सबसे छोटी संख्या 9 है, जिसका 81 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, अब 216 का पता लगाना है कि कौन सी संख्या से गुणा करेगी 216 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यानी 216 को कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें। तो इसमें 216 का अपन क्या करेंगे, ये इसका सेकंड कर रहे हैं, 14 का सेकंड, इसका क्या निकालेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 216 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 का 216 में देंगे तो ये 108 आ जाएगा। 108 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27। और फिर 27 में हम 3 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। 9 में 3 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 3। और 3 में 3 का भाग देंगे 1, 3 का भाग देंगे तो 1। तो ये क्या है, ये तो पूर्ण घन संख्या है। 216 क्या है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये दो ये जोड़े बन रहे हैं। ये क्या है, ये 3 का जोड़ा और ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है। तो 216 का कौन सी छोटी संख्या से गुणा करेंगे, तो अगर कोई दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन होगी नहीं। तो इसके लिए इसको क्या है, 1 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये 216 का 216 ही रहेगा। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 है, जिससे 216 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। या ऐसे लिखे, या ऐसे लिख सकते हो कि ये 216 पूर्ण घन संख्या है, इसको किसी दूसरी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिख दें कि 1 से, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे 216 216 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छी तरह से बच्चों इसको हल करते जाए। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी मेज का जो मूल्य था उस पर 15,000 लिखा हुआ था, उस पर जो मूल्य अंकित मूल्य था वो 15,000 था, लेकिन उसने बट्टा यानी कुछ छूट दे दी, छूट दे के वो कितना 14,400 में उसने टेबल दे दी। तो हमें ये बताना है कि बट्टा कितना दिया। तो बट्टा पहले तो हमें बट्टा ज्ञात करना है और फिर बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बट्टा ज्ञात करने के लिए हम 15,000 में से 14,400 घटाएंगे, 14,400 घटाएंगे तो ये हमें पहले बट्टा प्राप्त हो जाएगा। बट्टा कितना दिया है, तो 15 में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पहले तो हमें ज्ञात करना है बट्टा। पहले लिखे हमें अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था 15,000 और उपलब्ध खरीदी कितने में 14,400 रुपये में। अब बट्टा कितना हुआ, बट्टा तो अपन 15,000 में से 14,400 घटा देंगे तो ये 600 रुपये हो जाएंगे, यानी 600 रुपये का उसने बट्टा दिया है। अब दूसरे क्या करना है, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत
ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत के लिए क्या है, जो ये बट्टा दिया गया है इसको ऊपर लिखेंगे और इसमें 15,000 का भाग देंगे, 15,000 का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 0 1 2 0 कट गया, अभी 1 0 बचा, तो 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब ऊपर कितना बचा है 60 और नीचे बचा है 15, तो 60 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। नहीं, बट्टा प्रतिशत कितना हो गया 4%, बट्टा कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। देखो 1 2 और 3 0 3 0 से 3 0 कट के ऊपर 60 बचा, नीचे 15, 60 में 15 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये बट्टा प्रतिशत कितना होगा 4% हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित द्विपदों के गुणा कीजिए। इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो ये द्विपद हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इसमें 16 का पहला गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो इसमें देखिए इसमें 2x + 5 इसको गुणा करना है, 2x + 5 को गुणा करना है 4x - 3, 4x - 3, 4x - 3 से गुणा करना है। तो बहुत सरल है, आराम से देखें, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, पहले जो ये पहले वाला जो ये है इसको है ना, पहले इससे गुणा करना है और फिर इसको इससे गुणा करना है। पहले इतना काम करना है, पहले हम करते हैं। देखो 2, पहले इसमें देखिए 2x है या 4x है, तो 2x गुणा 4x कर देंगे पहले इससे। फिर ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस होगा, तो ये माइनस लग गया। फिर 2x को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करें, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो हम डायरेक्ट माइनस लगा दिया। फिर 2x को 3 से गुणा किया तो ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, जो ये दूसरे वाला 5 है इसको पहले इससे गुणा करेंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस के 5 गुणा 4x, 5 को 4x से गुणा करेंगे और फिर ये यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होकर माइनस होता है, माइनस लग गया। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 3। अब देखिए ध्यानपूर्वक, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो गया, x को x से गुणा करेंगे तो ये x² आ जाएगा। नहीं, 4 को 2 से गुणा किया तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और x को x से गुणा किया x² हो जाएगा, x² है, ये x के ऊपर लगा हुआ है, आगे मत लगा देना, x² है। फिर ये माइनस का माइनस, ये 3 को 2 से गुणा करें तो ये 6 आ जाएगा और ये x से x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये x लग गया। और फिर 5 को 3 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 15 आ गया। अब ये 8x² का 8x² लिखेंगे और ये 20x है और ये 6x है, ये 20x है और ये 6x है, माइनस के 6 और ये प्लस के 20x है। तो 20x में से 6x घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, प्लस के 14x बच जाएगा और इधर -15, यानी 8x² + 14x - 15 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इसका सेकंड देखिए, y - 8 इसका सेकंड है, y - 8 है, इसको गुणा करना है 3y - 4, ये 3y - 4 से, 3y - 4 से, y - 8 3y - 4 इससे गुणा करना है। तो पहले y को इससे गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे y गुणा 3y करेंगे, फिर ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और y को 4 से गुणा करेंगे, y गुणा 4। अब बाद में इसमें इसको इससे गुणा करेंगे तो इसमें देखना ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, -8 गुणा 3y, 8 गुणा 3y हो जाएगा। और इधर ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 को 4 से गुणा करना है, 8 गुणा 4 ये लिखना है। अब ये 3 का 3 और y को y से गुणा करना है, y² आ जाएगा और ये -4y हो जाएगा और माइनस ये 8 को 3 से गुणा कर रहा है 24y हो जाएगा, -24y। और ये 8 को 4 से गुणा करें तो ये प्लस के 32 हो जाएंगे। तो ये 3y² का 3y² और माइनस के 24y है और माइनस के 4y, तो ये माइनस के 28y हो जाएगा और प्लस के 32 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या लिखा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से किसी एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। समलंब चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है और ऊंचाई ये दे रखी है और समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात
हमें करनी है। इसमें जो समलम चतुर्भुज होता है, तो इसमें देखिए ये समलम चतुर्भुज, ये प्रश्न नंबर हम 17 हल करे हैं। तो 17 में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये समलम चतुर्भुज होता है, ये समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो इनके बीच की जो दूरी होती है वो, यानी इसकी ऊंचाई, और जो ये दो जो समांतर भुजा होती है दोनों, इनके योग होता है। यानी इनका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, यानी ये जो समांतर भुजा है इनका योग। ये मान लो इसको मैं भुजा ए मान लूँ और इसकी बी मान लूँ, तो a + b और गुणा इनके बीच की जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये होता है ऊंचाई। तो इसमें ये प्रश्न में क्या दे रखा है कि इसमें क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तो समलम का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, फिर उनकी भुजा यानी समांतर भुजा की, तो एक समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है, इसने कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो एक समांतर भुजा की 10 सेंटीमीटर हम इसकी ये लंबाई लेंगे, और दूसरी हमें पता नहीं है, दूसरी समांतर भुजा पता नहीं है, तो हम इस समांतर भुजा कुछ भी x मान लेते हैं। मान लो क्या है, दूसरी समांतर भुजा x है, और ऊंचाई इसके बीच में 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। तो ये देखिए, और बराबर क्षेत्रफल दे, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 34 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र है, और क्षेत्रफल इसका 34 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, और ये 34 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है। ये देख लीजिए 17 में क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। अब देखो इसमें हल करेंगे, तो पहले देखिए, या तो इसको क्या करें, ये गुणा में है, तो पहले इसको 2 से हम 4 को काट देंगे। 2 से 4 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 2 को भाग 4 में दिया 2 बार कट गया 4। अब जो ये 2 है, 2 इधर ही गुणा में, यानी 10 + x गुणा 2 है, 10 + x गुणा 2 है बराबर 34 है, बराबर 34। तो ये गुणा में, तो इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 10x बराबर 34/2। तो 10 + x और 34 में 2 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो इस तरफ ये 10 है, 10 को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी x बराबर 17, और ये प्लस का तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x 17 में से 10 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 17 में से 10 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x मान 7 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह 17वां का हल है, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, इसको हल करना है। अच्छी तरह से देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 18 को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लिख रहे हैं हम। तो इसमें 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 गुणा 125, और बट्टा में है 5 की घात -7 और 6 की घात -5। 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। ये माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना, ये -7 है और ये -5 है, 6 की घात। अब हम इसको क्या करेंगे, जो ये प्लस वाला है, इनको माइनस वाले को पहले तो प्लस में चेंज कर ले, ताकि आगे काटते में सरल हो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो आप इसको प्लस में चेंज कर ही लेते हैं इसको। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ये दोनों माइनस वाले, इसको बट्टा में ले आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस वाले जो बट्टा में इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो इसको देखो, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, नहीं तो ये तरीका सबसे अच्छा है। पहले ऊपर वाला नीचे वाले को ले जाए तो ये -5 की घात -7 है, तो 5 की घात 7 हो जाएगा। 6 की घात -5 है तो 6 की घात 5 हो जाएगा, और 125 बट्टे में ये ऊपर वाला माइनस का 3 की घात -5 है तो 3 की घात 5 हो जाएगा, जैसे चेंज करेंगे हम ऊपर से, और ये 10 की घात 5 हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हल करना है इसको, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 5 की घात 3, देखिए 5 की घात 7 यहाँ पड़ा है,
6 की घात 5, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसकी घात 5 ये लिखेंगे। और 125 को क्या क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, 5 की घात 3, क्योंकि 125 होता है 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 की घात 3 हो जाएगा। अब बटे में ये 3 की घात 5, 3 की घात 5, और 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 2 की घात 2 गुना 3 लिखेंगे, और इसके ऊपर ये घात 5 है तो 5 की घात ये 5 लगाएंगे। अब इसके आगे हल करेंगे तो ऊपर आएगा 5 की घात 7, ये पड़ा है, और ये 5 की घात अलग अलग लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में पूरी घात है तो ये 2 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5 और 5 की घात 3 ये आ जाएगा। और बट्टे में ये देखो 3 की घात 5 गुणा ये घात नीचे बट्टे वाले जो ये भी अलग अलग कर लेते हैं, 2 की घात 5 और 5 की घात 5 हो जाएगा, 5 घात 5। तो यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करें, थोड़ा काट देते हैं इसमें, देखो 2 की घात 5 है यहाँ, और यहाँ 2 की घात 5 ये कट जाएगा, 3 की घात 5 है यहाँ पे और 3 की घात 5 है ये कट जाएगा। अब ऊपर देखिए ये 5 की घात 7 ये और 5 की घात 3 ये, तो ये गुणा में तो ये 5 की घात जुड़ जाएगी, तो 5 की घात ये 7 और 3 कितना हो गया, 5 की घात 10, और बट्टे में क्या है 5 की घात 5, 5 की घात 5। तो अब जैसे ही हम ये ऊपर वाला नीचे वाला 5 की घात 5 ऊपर ले जाएंगे, देखो 5 की घात 10 गुणा 5 की घात -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और अब आगे और हल करेंगे तो ये 5 की घात 10 -5 हो जाएगा, यानी 5 की घात 5 हो जाएगा, 5 की घात 5 हो जाएगा। और 5 की घात 5 का मतलब होता है 5 को 5 बार गुणा करना है, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इतना गुणा कर लीजिए, गुणा 5, 1 2 3 4 5 बार है, नहीं तो 5 की घात 5 लिखो तो भी सही है, नहीं तो इनका गुणा कर लीजिए, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, और 125 से 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625। 625 को हम 5 से और गुणा कर देंगे तो ये देख लीजिए, 5 को 5 से गुणा 25 हंस लगेगी 2, 5 10 10 दोबारा हंस लगेगी 1 30 और 1 31, यानी 3125 इसका उत्तर आ जाए, 3125 इसका 3125 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 18 हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्या क्या कह रहा है कि इसमें किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। 840 बोतलें कितने घंटे में, 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, 5 घंटे में। 6 घंटे में इतने भरेगी तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 840 में 6 का भाग दे देंगे, जितनी 1 घंटे में आएगी फिर उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी वो उसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 5 घंटे में बोतलें भरती है 840, 5 घंटे में 840, तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, ये नहीं 6 घंटे में, ये 6 घंटे में, 6 घंटे में बोतलें भरती है 840, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी। तो पहले हमें 6 घंटे की ये इतनी है तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, 1 घंटे में बोतलें भरेगी 840 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे। जैसे 6 का भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 में 6 का भाग 1 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा, और ये 24 में 6 का भाग 4 बार 40, यानी 140 बोतलें हो जाएगी। 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 140 इतनी बोतलें भरेगी 1 घंटे में। तो 5 घंटे में बोतलें भरेगी, तो 1 घंटे में 140 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, 140 गुणा 5, तो ये 5 को 0 से गुणा किया 0, 14 को 5 से गुणा करेंगे 70, यानी 700 बोतलें भरेगी, 700 बोतलें भर जाएगी 5 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 20 में क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। a की घात 4 माइनस b की घात 4, और फिर सेकंड है p की घात 4 माइनस 81 है। तो इसका क्या करना है, आपको हल करना है। तो देखिए 20वें का पहला हम क्या है, a की घात 4 माइनस b की घात 4, a की घात 4 माइनस b की घात
4 है, इसे गुणनखंड करना है। तो इसको हम देखिए हम ऐसे लिख देंगे, इसको a की घात 2 2, यानी 4 को ऐसे लिख दिया हमने, a की घात 2 बना के फिर ऊपर 2 लगा दिया। तो ये वापस हल करेंगे, देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, यानी a की घात 4 आ जाएगी। इस प्रकार b की घात 2 और इस पे 2 लगा देंगे, तो ये सेम टू सेम है, इस कोई चेंज नहीं है, बस घात हमने चेंज किया है, बाकी सेम है। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 वापस करेंगे, तो ये यही आ जाएगा। अब ये इस रूप में हो गया a माइनस, ये देखिए इसमें a सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इस रूप में हो जाता है, a माइनस बी और a प्लस बी में हो जाता है। तो इसमें देखिए ये इसमें पहले वाला ये a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है, तो इसकी जगह a माइनस बी और a प्लस बी रख दो, और ये ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि इसका कोई आगे सूत्र नहीं होता है। तो ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, एक तो a माइनस बी, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और इसका 20वें का सेकंड है p की घात 4 माइनस 81, इसका सेकंड है p की घात 4 माइनस 81, p की घात 4 माइनस 81। तो p की घात 4 को हम p की घात 2 की घात 2 लिख देंगे, और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। तो 3 की घात 4 को देखो p स्क्वायर का घात 2, और 3 की घात 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और उसका ऊपर इसका स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसमें p स्क्वायर माइनस 3 की घात 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 3 और p प्लस 3, और ये ऐसा कैसा रहेगा, p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो हम 3 का स्क्वायर की जगह 9 लिख सकते हैं हम। तो p माइनस 3 और p प्लस 3 और p स्क्वायर का p स्क्वायर रहेगा, और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9। तो ये इसका क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अच्छी तरह से देखें, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसको भी आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, यानी इसको सरल रूप में बदलते हुए हमको हल करना है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे हम इसको। तो इसमें 21वां क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में क्या है, 3t माइनस 3 बराबर 5 गुणा 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। तो बच्चों हम लगातार इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही अन्य मॉडल पेपर भी इसके अपलोड किए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्द ही हम इसके अन्य नमूना प्रश्न पत्र लेके आएंगे। 3t माइनस 3 5 2t प्लस 1, इसको हल करने के लिए पहले हम इसको अंदर गुणा करेंगे। 3 को पहले t से गुणा करेंगे तो ये 3t हो जाएगा, और 3 को माइनस 3 से गुणा करें तो ये 9 हो जाएगा, इधर 3t माइनस 9 हो गए। और इस 5 को अंदर गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा किया 10, और ये t हो जाएगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, t वाले टर्म एक तरफ ले लो और बिना t वाले एक तरफ ले लो। तो इसमें देखिए इस तरफ ले लेते हैं, ये 3t है और ये इस तरफ आएगा प्लस के 10t है, तो ये माइनस के 10t हो जाएगा, इस तरफ माइनस के 10t हो जाएंगे। प्लस के 5 इस तरफ पड़ा है और ये माइनस के 9 है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस के 9 हो जाएगा। यानी संख्या एक तरफ कर ली, और ये 10t वाला जो टर्म है ये एक तरफ पद यानी एक तरफ कर ली। अब 10 माइनस के 10t, उसमें से प्लस के 3t घट जाएगा, तो ये माइनस के 7t बच जाएगा। और इधर 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब ये जो ये 7 इसके गुणा में t के माइनस 7, ये इसके भाग में चला जाएगा। t बराबर 14 बटे माइनस 7, तो t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का तो माइनस रहेगा क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, और 14 में 7 का भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2, यानी t का मान आ जाएगा 2। इस प्रकार से आपको इसको अच्छी तरह से हल करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। तो इसमें पहले वाला 22 में देखिए, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। क्या बनाना है, आलेख यानी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप में से सभी बच्चों ने देख रखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये देखिए ये ग्राफ है,
इस ग्राफ में क्या करना है आपको, इसको बनाना है। बहुत अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहे। तो इसमें क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, एक तरफ सेवों की संख्या लिखनी है और दूसरा तरफ इसका मूल्य लिखना है। तो इसमें ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम आपको छोटा करके आपको बता दें। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ऐसे जो ऊपर की तरफ, ये ऐसे बड़ी लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींचते हैं ऊपर की तरफ से, ये एकदम लाइन के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका सही बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसको नाम देते हैं ये y, इसको नाम क्या देंगे, y। ऐसे लाइन खींच दिया, इसको नाम दे दिया y। और इसी प्रकार एक इसमें ऐसे लाइन खींचेंगे, एक खड़ी लाइन और एक ये टेढ़ी लाइन, ये से होगा। और इसको नाम दे देंगे x, इसको नाम देंगे x, और इसको नाम दे देंगे 0, यानी ओरिजिन, यानी मूल बिंदु होता है ये इसमें। और इसके बाद में आपको इसमें क्या दर्शाना है, इसमें सेवों का मूल्य, सेवों का मूल्य। तो ये सेवों का मूल्य देखो, एक तो सेवों की संख्या और सेवों का मूल्य। तो सेवों का मूल्य तो हम y वाले इस पर दर्शाएंगे, सेवों का मूल्य, सेवों का मूल्य, सेवों का मूल्य हम इस तरफ दर्शाएंगे, और जो सेवों की संख्या वो इस तरफ दिखाएंगे, सेवों की संख्या, सेवों की संख्या वो इस तरफ दर्शाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इस तरफ है ना, ये जैसे एक डब्बा है तो इसको इसके अंदर एक नंबर लगा दें। तो या तो आप यहाँ भी इन पे लगाओ, तो यह एक बार ग्राफ होता है और एक हिस्टोग्राम यानी आयताकार होता है। तो हम आयताकार वाला बना रहे हैं, तो इसमें एक नंबर दर्शाई दीजिए, इसमें 2 बता दीजिए, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। 5 सेव है, 5 सेव तक वो बात कर रहा है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 तक। अब इसका मूल्य दर्शाना है यहाँ पे, तो ये 5 5 के देखो गुणा के रूप में, तो अपन यहाँ पे ऐसे दर्शा देते हैं, ये 5 10 15 20 25 30 35, मतलब 5 5 के बॉक्स में दर्शाएंगे। अब इसमें पहले हम क्या करना है, पहले वाले का जो 1 से उसका मूल्य 5 रुपये, दूसरे का 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 और 5 का 25 है। तो पहले का 1 का 5 है, तो ये 5 तक ऐसे बॉक्स, ये 1 5 यहाँ पे, तो यहाँ तक दीजिए, इस बॉक्स को ऐसे कर दीजिए, इसको रंगीन बना दीजिए। 2 का 10 है, तो 2 में 10 है, तो 10 को क्या करें, 10 तक, यानी यहाँ तक इसको रंगीन कर दीजिए। 3 के 15 है, तो 15 यहाँ तक है, ये देखिए 15 लिखा हो इसके सामने 15, और ये 3 लिखा हो इसके यहाँ होना चाहिए। तो इस पे सुंदर आप इसके साथ से बनाए, फॉर्मेलिटी नहीं करें। और 4 का 20 है, तो ये 20 यहाँ है, तो यहाँ से आपको इसके साथ ऐसे सुंदर तरीके से बनाना है, और इसको ऐसे बना दी। और आगे 5 के 25 है, तो 25 तक जाना है, और इसको कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें आपको ये लिखना है कि जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स पे हमने क्या किया है, एक्स एक्स पे जो एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा डब्बा बराबर एक सेब है, यानी एक बड़ा डब्बा एक सेब है। दूसरा आगे क्या है, इसमें दूसरा भी एक रहे, 2 हो गए, तो एक बड़ा डब्बा बराबर एक सेब। और वाई एक्स पर एक बड़ा डब्बा, वाई एक्स पर एक बड़ा डब्बा है, वो कितना है, ये 5 रुपए को बता रहा है, यानी ये रुपए है, 5 रुपए 10 रुपए, तो ये 5 रुपए बराबर 5 रुपए बराबर 5 रुपए को दर्शा रहा है। इस प्रकार से सुंदर तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 23। 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता रहता है। तो ये कह रहा है कि 8,000 रुपये दिए हैं और समय कितना है, 2 वर्ष, और ब्याज की दर क्या है, 5% है। तो 2 वर्ष का क्या आपको इसका ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें 23वें में पहले तो मूलधन यानी P ये दे रखा है 8,000 रुपये, और समय T में दे रखा है 2 वर्ष समय, और R हमें कितना दे रखा है,
आर यानी रेट यानी दर में दे रखी है 5% ये दे रखी है आर। तो अब हमें इसके मिश्र धन का सूत्र हमें याद है, हमें इसके मिश्र धन का मतलब 2 वर्ष बाद वो टोटल कितने रुपए देगा, मिश्र धन का सूत्र याद है। तो हमें मूलधन हमें पता है और हम मिश्र धन निकाल लेंगे, तो मिश्र धन में से हमें ये मूलधन घटाएंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें मिश्र धन का सूत्र है, देखिए मिश्र धन का सूत्र होता है P बराबर 1 प्लस R बटा 100 और इसकी घात n कह सकते हैं, नहीं तो इसको क्या है T समय भी लिख सकते हैं, यानी इसके समय n का मतलब होता है ये समय कितने वर्ष है वो यहाँ पे लिखना है। तो P यानी मूलधन कितना है 8000 और 1 का 1 है और R कितना है R 5 बटे में 100 और n यानी समय कितना है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। तो अब 5 के पार्ट से देखिए इसको काटेंगे 5 के पार्ट से, तो 5 के पार्ट इसमें 1 बार और इसमें कितने बार जाएगा 20 बार, कितना जाएगा 20 बार जाएगा। अब हमें 8000 गुणा, अब देखो 20 1/20 आ गया। अब 20 को इसमें लघुत्तम लेना है तो इसको क्या है 20 को इससे गुणा करके ये जोड़ देंगे, 20 को 1 से गुणा किया 20 और 1 21 यानी 21/20 आ जाएगा, ऊपर घात 2 है, ऊपर घात 2 घात का ऊपर घात 2 करते हैं कि 2 बार गुणा करना है। तो मतलब 8000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 ऐसे कितना है। तो अब देख लिए 1020 है तो 1020 कट जाएंगे। अब 2 गुणा 2 कितने हो गए भाई, पहले 2 है तो 2 के पाड़े से इस 80 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ गया 20, यानी ऊपर बच गया 20 गुणा 21 गुणा 21 ये बच गया 20 ये और 21 गुणा 21 ये बच गया। तो इनका गुणा करेंगे तो ये 8820 रुपये हो जाएंगे, 8820 रुपये हो जाएंगे। तो ये 2 साल बाद में मिश्र धन इतना हुआ है, तो इसका ब्याज कितना हो गया। तो इस मिश्र धन में से भाई ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज के लिए अपन क्या करेंगे, जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। तो ये मिश्र धन है 8820, इसमें से 8000 ये मूलधन घटा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 820 रुपये, यानी 2 साल बाद में मिश्र धन चक्रवर्ती ब्याज दर से 820 रुपये ब्याज मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज है और आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना है 3:2। आसन कोण का अर्थ यह होता है कि देखिए 24वां क्वेश्चन नंबर 24 सवाल कर रहे हैं। 24वें में क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का मतलब होता है भाई ये कोण हो सकता है, लगातार 2 कोण, ये कोण या ये कोण और ये कोण देख सकते हो, या ये कोण और ये कोण देख सकते हो, या ये कोण और ये, यानी लगातार 2 कोण। तो इनका अनुपात क्या दे रहा है 2:3। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होता है इनका योग होता है 180 डिग्री, यानी इसका और इसका योग कितना होगा 180 डिग्री, और इनका अनुपात क्या दे रखा है 2:3। तो सबसे पहले हम देखेंगे, माना एक कोण 2x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि ये 2:3 है तो ये 2x हो गया, दूसरा 3x हो गया। और आसन कोणों का योग, जो आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 3x बराबर 180। अब 3 और 2 कितने हो गए 5x बराबर 180 हो गया। अब ये जो x के साथ 5 है ये इसके भाग में जाएगा, तो x बराबर 180/5। 180 में 5 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 बच गया 3 और 30 में 5 का भाग देंगे 36 डिग्री, x का मान आ गया 36 डिग्री। अब इसमें पहला कोण क्या था 2x, 2 गुणा x का मान कितना है 36, और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कोण कितना है 3x, 3 गुणा x का मान 36,
इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके दो आसन कोणों का मान आ जाएगा। इसमें प्रश्न था चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो ये हो गए पहला और दूसरा, दो कोणों का हो गए। अब जो 72 डिग्री के सामने का कोण है, मान लो इसमें है, मान लो देखिए इसके कोण मान लो इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी मान लेते हैं, ए बी और सी और डी मान लेते हैं। तो मान लो इसमें कोण क्या होगा, कोण ए और कोण सी बराबर होगा, कोण ए और कोण सी बराबर होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो कोण ए और सी बराबर है, यानी दोनों 72 डिग्री हो जाएंगे। और कोण बी और कोण डी बराबर है, ये कितने हो जाएंगे, 108 डिग्री हो जाएंगे। तो ए बी सी डी चारों प्राप्त हो जाएंगे। ए और सी 72 डिग्री और बी और डी 108 डिग्री हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। एक ए से बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें आयतन दे रखा है और आधार का व्यास दे रखा है। इसमें जो बेलन है ये 25 हल कर है। जो बेलन होती है इस प्रकार से होती है बेलन। तो इसमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी ऊंचाई एच ऊंचाई ज्ञात करनी है। वह कह रहा है कि जो आधार है उसका व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको त्रिज्या देखनी है पहले। तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, यानी व्यास में 2 का भाग देगा तब त्रिज्या आती है। यानी त्रिज्या आर कितनी आएगी, व्यास कितना है 140 में 2 का भाग देंगे तो ये 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी। ये 70 सेंटीमीटर आई है, ये क्या है 70 सेंटीमीटर आई है। और इसका जो आयतन है, आयतन क्या दे रखा है, आयतन देखिए मीटर में दे रखा है, मीटर क्यूब में। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 70 में 100 का भाग दे देंगे, 70 में 100 का भाग देंगे तो ये 0.7 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। यानी ये इसकी त्रिज्या आ गई 0.7 मीटर आ गई, 0.7 मीटर आ गई। और इसका आयतन दे रखा है, आयतन 1.54 मीटर क्यूब ये दे रखा है। मीटर क्यूब, मीटर के ऊपर घात है, नहीं मतलब क्यूब बोलते हैं, ये दे रखा है। ये देखो आयतन है इसलिए हमें यहाँ पे 3 लगाए हैं। क्षेत्रफल होता है 2 लगाते हैं और लंबाई होती है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगता है। अब आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और बराबर में 1.54 ये दे रखा है। अब पाई का मान क्या लेना है, 22/7 ये आपको पता है। और आर क्या है 0.7 है तो 0.7 और इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, 0.7 गुणा 0.7 और h यानी इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है और बराबर में 1.54 दे रखा है, ये दे रखा है। अब ये जो इधर क्या है h को छोड़कर बाकी सभी संख्या इस तरफ लेके आ जाएंगे तो इस तरफ तो h बचेगा, इस तरफ h और इस तरफ ये 1.54 है। ये जो ये नीचे का जो बट्टा का है ये इसके गुणा में जाएगा तो ये 7 इसके गुणा में चला जाएगा और बाकी ये जो ऊपर वाले है ये सारे इसके भाग में जाएंगे। तो 22 गुणा 0.7 गुणा 0.7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बहुत सरल हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि देखो हम इसको पॉइंटों को हटाते हैं तो जैसे ये 1 के बाद पॉइंट है तो ये हटेगा तो 10 आ जाएगा ऊपर और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है इसमें 10 और इसके बाद 1 के बाद 10 आ जाएगा। अब इसमें क्या पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे बट्टा में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये देखो 10 के बाद 100 है तो ये 100 से 100 कट गया, मतलब ये पॉइंट भी हट गया और ये कट गया। अब हमें ऊपर 7 बचा है, नीचे 7 है, देखो ये पॉइंट हटने के बाद 7 बचा है तो एक साथ से एक साथ काट देंगे। अब हम 154 है यहाँ पे कितना है 154 बचा है ऊपर और नीचे बचा है 22 गुणा 7 तो 22 का हम 154 में भाग देंगे तो 7 आएगा और फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा 1, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 1 मीटर। क्या आ जाएगी 1 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इसी के साथ बच्चों आपका ये जो नमूना प्रश्न पत्र है ये कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विज्ञान और अंग्रेजी हिंदी उनके मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।